वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनबीएफसीज के कर्ज वसूली और इसकी ब्याज दरों पर सवाल उठाते हुए फटकार लगाई है। दरअसल जी बिजनेस लंबे समय से एनबीएफसीज की मनमानी के खिलाफ ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए आवाज उठाता रहा है। ऐसे में जी बिजनेस की मुहिम को वित्त मंत्री का भी साथ मिल गया है। आखिर एनबीएफसीज से क्यों नाराज हैं एफएम और वित्त मंत्री ने आखिर क्या दी है इन्हें चेतावनी? आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट के साथ करेंगे चर्चा। एफएम की सख्ती, रडार पर एनबीएफसीज। Recovery practices of the NBFCs must be fair, empathetic and respectful in strict accordance with the RBI's Fair Practices Code. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनबीएफसीज को जो नसीहत दी है उसके बड़े मायने हैं। आखिर वित्त मंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? एनबीएफसीज के कामकाज का दायरा तो बढ़ा है, साथ ही देश की बढ़ती इकोनॉमी में उनके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एनबीएफसीज ये ना भूले कि उनके कुछ नियम, कायदे और दायित्व भी हैं। खास करके लोन रिकवरी और भारी ब्याज दरों पर वित्त मंत्री ने नसीहत देने के साथ साथ एनबीएफसीज को फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने एनबीएफसीज के कर्ज देने संबंधी प्रक्रिया और इनके ऊंचे ब्याज दरों पर लगातार सवाल उठाया। खास करके ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए हमने उन खामियों को सरकार के कानों तक पहुंचाया, जिसे बैसाखी बनाकर एनबीएफसीज आरबीआई के नियमों को ताक पर रखकर लोगों से हाई इंटरेस्ट कर्ज पर वसूली की। हमने सिलसिलेवार तरीके से लगातार इनकी मनमानी को उजागर किया और आखिरकार एफएम के कानों तक हमारी आवाज पहुंची। उन्होंने कहा कि भारत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब शैडो बैंक नहीं है। मजबूत नियमों और निगरानी ने एनबीएफसीज को फाइनेंशियल सिस्टम और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। साथ ही एफएम ने एनबीएफसी को साफ संदेश भी दिया कि नियम कायदे में काम नहीं किया तो सरकार सख्ती से गुरेज नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसीज विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एनबीएफसी से जुड़े आंकड़ों की अगर बात करें तो मार्च 2021 में एनबीएफसी का कुल कर्ज बही खाता 24 लाख करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2025 तक दोगुना होकर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया। देश की करीब 9000 एनबीएफसीज रजिस्टर्ड हैं। वहीं पिछले 5 सालों में एनबीएफसीज की स्थिति काफी मजबूत हुई है। कैपिटल रिजर्व, ब्याज मार्जिन और कम एनपीए इसकी मिसाल है। मार्च 2021 में एनबीएफसीज का सकल एनपीए 6.5। आनंद कुमार जी, रमेश जी और मुकेश पांडे जी, सबसे पहले मैं आनंद कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आखिरकार वित्त मंत्री ने एनबीएफसीज की अहमियत को भी समझा है, उनकी जो ग्रोथ है उसका भी जिक्र किया है और साथ साथ में चेतावनी भी दी है। इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपक जी, मेरा ये मानना है कि जहां बैंक की सीमा समाप्त होती है उसके आगे एनबीएफसी की सीमा शुरू होती है। तो ये वित्तीय समावेश के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसके रोल को अगर माननीय वित्त मंत्री मैडम ने सराहा है तो जाहिर है कि विद एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको सही तरीके से, सही कायदे से लास्ट माइल तक पहुंचाना अनिवार्य है। आप मानेंगे दीपक जी कि जो 10% इंडिया है और 90% भारत है, इस 10% इंडिया में हर हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो लोग उन्हीं 10% लोगों को लोन देने के लिए टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सब लूमे हुए हैं। उसके थोड़े से दायरे में आगे आए तो जितनी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो थोड़ी पहल ले पा रहे हैं, और जो मास भारत वंचित रह गया है, जहां एमएसएमई या सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट देने की जो सुविधा है वो ये एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस ही थोड़ी मेहनत करके आगे जा पाते हैं। और इसको सराहना जितना अनिवार्य था उतना ही उसको एक गार्ड रेल देना भी आवश्यक है। भारतीय बाजारों में Q1 के रिजल्ट सेशन चालू हो गए हैं और जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो बात यही थी, मुद्दा भी यही था कि यदि Q1 के नतीजे अच्छे आएंगे तो भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला। शुरुआती सेशन में आईटी सेक्टर के नतीजे आते हुए दिखाई दिए, मतलब टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखाई दिए, और उससे उम्मीद यही बनी कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी कोई ज़्यादा तेज़ी की उम्मीदें देखने को नहीं मिल रही हैं। रिजल्ट सेशन थोड़ा उम्मीदों से खरा नहीं उतरा है और यही वजह रही कि आज भारतीय बाज़ार शुरुआत से ही अच्छे नहीं लग रहे थे और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट भी देखने को मिली। और जैसा कि आप देख सकते थे कि आईटी सेक्टर में तेज़ी न होने के कारण वहाँ पे कई शेयरों में गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा रीज़न भी यही रहा कि भारतीय बाज़ारों के पीछे, गिरावट के पीछे यही कारण था। आज एफआईआईज को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली है। लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एफआईआईज की जिस प्रकार से सेलिंग देखने को मिली है
उसको देख के ये लगता है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में तेज़ी की उम्मीद कमी है। लेकिन फिर भी एक तरह से आप देखोगे तो सितंबर के महीने से एफआईआईज़ लगातार भारतीय बाज़ारों में सेलिंग कर रहे हैं। करीब 3.5 लाख करोड़ का माल वो बेच चुके हैं और अब उम्मीदें थी विशेषज्ञों की भी उम्मीदें थी कि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की वापसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी बिल्कुल देखने को नहीं मिला और एफआईआईज़ आज भी करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करते हुए नजर आए। 3,500 करोड़ की बाइंग डीआईएस करते हुए नजर आए, लेकिन एफआईआईज़ के मुकाबले इतनी बाइंग वहाँ उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिली और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट अच्छी थी, रिकवरी भी देखने को नहीं मिली और अब अहम सपोर्ट जोनों के पास भारतीय बाज़ारों में निफ्टी देखने को मिल रहा है। 25,050 का अहम सपोर्ट जोन है, वो टूटता है तो 24,800 आएगा और 24,800 टूटता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में और ज़्यादा बड़ी दिक्कतें बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में सोमवार के लिए जो चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही हैं उसमें सबसे अहम होगा WPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे, इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट भी चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा तो ये सभी सोमवार के लिए काफ़ी अहम संकेत आते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ पे भारतीय बाज़ारों की भी नज़रें ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये डेटा भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देता हुआ आगे का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वहाँ से क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये सभी चीज़ें इकोनॉमी के हिसाब से भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिलेंगे। तो यही कारण था कि आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट थी। सबसे बड़ा रीज़न तो Q1 के नतीजों का ही रहा और आगे भी Q1 के नतीजे भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आएंगे। जब Q4 के नतीजे आए थे तो वो अच्छे थे और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में ग्रोथ भी आपको देखने को मिली होगी। लेकिन अब जो Q1 के नतीजे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे का कारण भी क्वार्टरली नतीजे ही है। अब देखना ये होगा कि ये जो डेटा आया है उससे कितना असर सोमवार को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।